नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। धर्मनगरी हरिद्वार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के झंडेवालान स्थित प्राचीन पीर रतननाथ मंदिर परिसर में 29 नवंबर को डीडीए और एमसीडी द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में आज हरिद्वार में सनातनियों का आक्रोश देखने को मिला। पीर रतननाथ मंदिर से जुड़े सैकड़ों सनातियों ने भीमगोड़ा स्थित मंदिर से हरे नाम के संकीर्तन के साथ रोष मार्च निकाला है, जो अपर रोड होते हुए सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक पहुंचा है। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान मंदिर की तुलसी वाटिका और लंगर हॉल को ध्वस्त किया गया था। साथ ही बिजली, पानी और सीवर लाइन को नुकसान पहुंचाया गया है, जिससे पूजा अर्चना और श्रद्धालु के दर्शन प्रभावित हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे करोड़ों सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंची और सनातनियों ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मंदिर की जमीन शीघ्र वापस देने, टीन शेड हटाने और मंदिर परिसर में पुनः दीवार निर्माण की अनुमति देने की मांग की है, जिसको लेकर यह प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज हो गया है। देहरादून से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किए जाने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। इस वीडियो को लेकर हरीश रावत ने कड़ा ऐतराज जताते हुए भाजपा पर झूठा नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया है। हरीश रावत का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर उनके खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि क्या अब राजनीति में सच्चाई की कोई जगह नहीं बची है। हरीश रावत ने चेतावनी दी है कि यदि ये वीडियो तुरंत डिलीट नहीं किया गया और सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी गई तो वो भाजपा के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे और साइबर क्राइम के तहत भी कार्रवाई के लिए आवेदन देंगे। साथ ही उन्होंने लगातार 7 दिनों तक भाजपा कार्यालय जाकर इस कथित झूठी राजनीति का पर्दाफाश करने का ऐलान भी किया है। मैं हमेशा राजनीतिक सौहार्द का पक्षधर रहा हूं, उसका अनुपालन किया है, मगर भाजपा लगातार झूठे नरेटिव गढ़ने की कोशिश में मुझ पर प्रहार करती है। 2017 में भी झूठ बोला और फिर 2022 में झूठ बोला, अब 2027 में भी मेरी राजनीति पर एक झूठ के सहारे प्रहार करने की कोशिश हो रही है। देहरादून से सियासी खबर सामने आ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेश भट्ट ने दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक युवा पार्टी है, जहां हर कार्यकर्ता का सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कार्य कर रहे हर उम्र के कार्यकर्ता की कार्य युवाओं जैसी ऊर्जा और उत्साह से भरी होती है। महेंद्र भट्ट ने यह कहा है कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद देश भर में सकारात्मक माहौल बना हुआ है और युवाओं में नया जोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में नेता किसी विशेष वर्ग से नहीं आते, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच से ही सीखकर आगे बढ़ते हैं और नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। भाजपा की यही कार्य संस्कृति उसे अन्य दलों से अलग बनाती है और संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करती है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है। हमारी पार्टी युवा पार्टी है और जो बड़ी संख्या में किसी भी उम्र का व्यक्ति होता है, उसकी कार्य करने की पद्धति युवात्मक रहती है। तो नितिन जी के अध्यक्ष बनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा माहौल पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ है। युवाओं में एक प्रकार सा जोश है और यह भी मैसेज गया है कि कोई भी कार्यकर्ता कभी भी इस पार्टी का नेतृत्व कर सकता है कि इस पार्टी के अंदर नेता पेट से पैदा नहीं होते, नेता जो है कार्यकर्ताओं के बीच से सीखकर आगे बढ़ता है। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में नए वर्ष के आगमन को लेकर पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है।
सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा, आवास और मूलभूत सुविधाओं की दुरुस्त करने के कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ठंड के मौसम और शीतलहर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। सरकार का फोकस है कि नए वर्ष और क्रिसमस के दौरान राज्य में आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह स्पष्ट किया है कि पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभागों को आपसी साथ के साथ काम करना होगा, आपसी मेलजोल के साथ काम करना होगा, निर्देश दिए हैं। शीतलहर से बचाव के लिए पहले से व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि आम लोगों और पर्यटकों दोनों को राहत मिल सके। नहीं, शीतलहर को लेकर चूँकि गरीब लोगों को जो कपड़े दिए जाने हैं, कंबल दिए जाने हैं या अलाव जलाए जाने हैं, उन सभी की व्यवस्था के लिए कहा है। जो हमारे रैन बसेरा इत्यादि हैं, उन स्थानों को ठीक प्रकार से हमारे नगर निगम के लोग, जिला प्रशासन के लोग ठीक प्रकार से देखेंगे। और सड़कें जहाँ बर्फ़ जम जाती है, उन स्थानों पर भी PWD और अन्य विभाग जो हमारे BRO हैं या अन्य इस क्षेत्र में काम करने वाले विभाग हैं, सभी विशेष रूप से देखेंगे कि आवागमन लोगों का आसानी से होता रहे, कोई दुर्घटना। मसूरी से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक तस्वीरें सामने आई है। मसूरी छावनी क्षेत्र के 4 दुकान में आयोजित 2 दिवसीय लंडौर मेला इस बार सिर्फ परंपरा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पहाड़ की स्थानीय अर्थव्यवस्था, लोक संस्कृति और पर्यटन को जोड़ने वाला एक सशक्त मंच बनकर उभरा है। ग्रीन लाइफ संस्था और छावनी परिषद लंडौर के सहयोग से आयोजित इस मेले में स्थानीय हस्तशिल्प, ऑर्गेनिक उत्पाद और पारंपरिक व्यंजनों ने पर्यटकों को खासा आकर्षित किया है। पहाड़ी दल के पकौड़े, पारंपरिक थाली और स्थानीय उत्पादों की खुशबू ने मेले के माहौल को जीवंत बना दिया है। कारीगरों द्वारा तैयार किए गए हस्त निर्मित उत्पादों ने न सिर्फ खरीदारी को बढ़ावा दिया है, बल्कि स्थानीय हुनर को पहचान भी दिलाई है। आयोजकों का कहना है कि मेले का उद्देश्य किसानों, कारीगरों और स्थानीय उद्यमियों को सीधा बाजार उपलब्ध कराना है, ताकि पहाड़ की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और पैसा पहाड़ में ही रहे। पर्यटकों ने इस मेले को रियल उत्तराखंड से जुड़ने का अनुभव बताया है। और मेला का उद्देश्य है लोकल आर्ट्स और क्राफ्ट को प्रमोट करना, लोकल पहाड़ी व्यंजनों को प्रमोट करना और जो लोकल आर्टिस्ट हैं हमारे, उनको नेशनल या ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना, जिससे कि वो लाइमलाइट में आ सके और अपने आर्ट को शोकेस कर सके सब लोगों को। तो ये कि बहुत खूबसूरत जगह पे लंडौर मेले का आयोजन हो रहा है और आप जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लोकल लोगों के साथ साथ यहाँ का टूरिस्ट भी इस मेले का लुत्फ़ उठा रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी लंडौर मेले के आयोजकों का कि जो यहाँ पे जो स्टॉल लगी है उसमें आप देख रहे होंगे कि पूरा लोकल प्रोडक्ट है और यहाँ का लोकल फूड है, यहाँ का लोकल पहनावा है, या जो लोगों ने अपने हाथ से जो बनाया है वो चीज़ें ही यहाँ पे प्रदर्शनी पे लगाई गई है, एग्जीबिशन लगाई गई है। 11 साल हो चुके हैं इसको करते करते। ये जब शुरू हुआ था तब बहुत कम लोग यहाँ आया करते थे लैंडौर में। लोगों का ये रहता था कि विंटर लाइन में सारा मसूरी भरा रहता है और लैंडौर खाली रहता है। तो हम लोगों ने ये प्रयास करीब 11 साल पहले शुरू करा था। आज ये एक टूरिस्ट के लिए स्पॉट बन गया है। इंटरनेट पे अगर आप देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे तो लोग इस मेले को बहुत अच्छे से जानते हैं और इस मेले की वजह से मसूरी आते भी हैं। तो डेफिनेटली 25 साल जो इस उत्तराखंड के हमारे स्टेट के हुए हैं, उसमें 11 साल तो हमारा ही कंट्रीब्यूशन रहा है टूरिस्ट को इन्वाइट करने का, अट्रैक्ट करने का, अपनी खुद से मेहनत करने का, ताकि यहाँ के जो लोकल शॉप्स हैं, ट्रेड्स हैं, उनको थोड़ा बिजनेस मिल सके और सारा जो बिज़नेस है वो मेन एरियाज़ में ना रहे। तो उसके लिए ये प्रयास किया गया है। हम चाहेंगे कि अगले साल और आने वाले सालों में सरकार भी हमारा साथ दे थोड़ा और हमारे मेले में हमारे साथ जुड़े। और मेला अगली खबर ऋषिकेश से आ रही है। तीर्थनगरी में शराब की अवैध तस्करी और बिक्री को लेकर NSUI के कार्यकर्ता भड़क उठे हैं। ठंड के बीच भी राजनीति गर्माहट शहर में साफ देखने को मिली है। जब NSUI कार्यकर्ताओं ने कोयल घाटी में एकत्र होकर आबकारी विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, तो कार्यकर्ताओं ने शराब की अवैध बिक्री और तस्करी को लेकर आबकारी विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए विभाग पर पुतला फूंका। NSUI का कहना है कि धार्मिक और तीर्थ क्षेत्र में होने के बावजूद ऋषिकेश में शराब की अवैध तस्करी और बिक्री का कारोबार तेजी के साथ
फल फूल रहा है, जिस पर रोक लगाने में आबकारी विभाग पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द ये अवैध शराब के कारोबार पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वो आंदोलन को और भी ज्यादा तेज कर देंगे। यहाँ पर पुतला दहन इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर अवैध शराब बिकती है। हमें आबकारी विभाग से गुजारिश की है कि यहाँ पे अवैध शराब क्यों बिक रही है, क्योंकि आबकारी विभाग जगह जगह पे छापेबाजी कर रहे हैं, परंतु यहाँ नहीं हो रहा है, जबकि ये कॉलेज परिसर की बाउंड्री के बाहर अवैध शराब बिक रही है। मेरा आबकारी विभाग से यह विनती है, यहाँ अवैध शराब बिकना बंद करें, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। इससे रात को फिर लड़ाई झगड़ा भी होता है और वातावरण खराब होता है। कॉलेज परिसर के बाहर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी एक गुजारिश है आबकारी विभाग से कि यहाँ पे अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए, अन्यथा इसके खिलाफ मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष आयुष तड़ियाल अपने साथियों के साथ उग्र से उग्र आंदोलन करूंगा। धन्यवाद। देहरादून से नगर निगम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम देहरादून का खजाना लगातार मजबूत होता जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भवन कर और चालानी कार्रवाई के जरिए निगम को अब तक बड़ी आय प्राप्त हुई है। नगर निगम के कर अनुभाग के अनुसार अब तक 35 करोड़ 79 लाख रुपए भवन कर के रूप में जमा हो चुके हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार भवन कर वसूली में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके पीछे ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था, नियमित वसूली अभियान और बकायेदारों पर सख्ती को प्रमुख कारण बताया गया है। नगर निगम का ये वित्तीय वर्ष का कुल 75 करोड़ रुपए रखा गया है। साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से बिल भेजने की नई पहल की भी शुरुआत कर ली गई और उससे वसूली को गति भी मिली है, जिसके तहत अब तक करीब 5000 जो करदाताओं ने टैक्स जमा कर दिया है। निगम का मानना है कि आने वाले समय में राजस्व में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। इस बार जो हाउस टैक्स का, प्रॉपर्टी टैक्स का जो प्रमुख हमारा राजस्व का स्रोत है, उसको लेकर के सभी माह में निगम ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है और अभी तक टैक्स कलेक्शन के कार्य में काफ़ी संतोषपूर्ण कार्य किया गया है। इसको और अधिक, क्योंकि इस बार हमने टारगेट बहुत ज़्यादा रखा है, लक्ष्य हमारा बड़ा है और आईटी इंटरवेंशंस के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों तक और टैक्स धारकों तक पहुंच करके इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। अभी तक व्हाट्सएप टैक्स का जो एक सिस्टम बनाया गया है, उस प्रणाली के अंतर्गत भी 5000 से अधिक टैक्स धारक अपना टैक्स जमा करा चुके हैं और उनको रसीद भी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रक्रिया को और विस्तार देते हुए समस्त टैक्स धारकों को निगम की ओर से कैंप मोड में भी रीच किया जाएगा और ये आउटरीच प्रोग्राम अब एक्सटेंसिव मोड में अगले 3 माह के लिए चलेगा। इस बार जो हाउस टैक्स का, प्रॉपर्टी टैक्स का जो प्रमुख हमारा राजस्व का स्रोत है, उसको लेकर के सभी माह में निगम ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है और अभी तक टैक्स कलेक्शन के कार्य में काफ़ी संतोषपूर्ण कार्य किया गया है। इसको और अधिक, क्योंकि इस बार हमने टारगेट बहुत ज़्यादा रखा है, लक्ष्य हमारा बड़ा है और आईटी इंटरवेंशंस के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों तक और टैक्स धारकों तक पहुंच करके इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। अभी तक व्हाट्सएप टैक्स का जो एक सिस्टम बनाया गया है, उस प्रणाली के अंतर्गत भी 5000 से अधिक टैक्स धारक अपना टैक्स जमा करा चुके हैं और उनको रसीद भी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रक्रिया को और विस्तार देते हुए समस्त टैक्स धारकों को निगम की ओर से कैंप मोड में भी रीच किया जाएगा और ये आउटरीच प्रोग्राम अब एक्सटेंसिव मोड में अगले 3 माह के लिए। देहरादून से एक खबर है कि उत्तराखंड सरकार ने जन जन कल्याण के द्वार नामक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत राज्य की हर न्याय पंचायत में शिविर लगाकर शासन की सेवाएं सीधे आमजन तक पहुंचाई जा रही हैं। इन शिविरों में जिला और शासन स्तर के अधिकारी विभिन्न विभागों के साथ मौजूद रहते हैं और केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का 100% सैचुरेशन सुनिश्चित करते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी पात्र लाभार्थी सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। शिविरों में मौके पर ही पंजीकरण कर लाभ दिलाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 23 चिन्हित योजनाओं के साथ साथ जिलों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार नवाचार करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। विशेष रूप से मनरेगा, श्रमिक पेंशन, दिव्यांग प्रमाण पत्र, महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूहों को लाभ पहुंचाने पर ध्यान दिया जा रहा है।
ऋषिकेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमित ग्राम गली नंबर 25 में करीब 30 बीघा भूमि को लेकर पारित एक आदेश ने 25 परिवारों की नींद उड़ा दी। ये भूमि 50 साल से इन परिवारों के कब्जे में है, जिसमें 8 परिवारों ने मकान बना लिया है और बाकी परिवार खेती करते हैं। मामला विवादित तब हुआ जब उप जिला मजिस्ट्रेट ने बिना पक्ष सुने एक तरफा फैसला विवादित पक्ष के पक्ष में सुना दिया। आदेश के अनुसार 26 अक्टूबर 2025 को पुलिस बल की मौजूदगी में भूमि खाली कराई जाएगी। हालांकि भूमि वन विभाग की है और राजस्व विभाग ने भी पुष्टि की है कि यह भूमि वन विभाग की ही है। वहीं उच्च न्यायालय में भी इस मामले पर सुनवाई लंबित है। ये लगभग 30 बीघा जमीन है और ये जब मीरा जो वीरभद्र सहकारी समिति ने को अलॉट की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसमें खरीद फरोख्त होने लग गई थी। तो सन 23 अक्टूबर 1984 को जो परिसमापक बैठाया गया था सरकार के द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, और ये सारी जमीन जो है सरेंडर डीड के माध्यम से वन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थी। तो वो जो व्यक्ति है उसके पास उससे पहले के कागज हैं या बाद के, हो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन वो कोर्ट में राज्य सरकार को मुद्दा बनाता है। हम लोगों को पार्टी ने बनाया, जितने लोग इसमें काबिज है किसी का नाम नहीं है उस आदेश में। जेवर रख के बड़ी मुश्किल से 2 कमरे डलवाए और वो आए दिन रोकते हैं, काम रोकते हैं, बहुत परेशान करते हैं। ये धर्म की नगरी हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीप चंद्र दास की हत्या के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है। रानीपुर मोड़ चौक पर आज सुबह जिला अध्यक्ष ठाकुर विशाल सिंह राणा ने नेतृत्व में ऋषिकुल मैदान से चंद्राचार्य चौक तक आक्रोश रोड शो निकाला गया है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और पुतला दहन भी किया है। बजरंग दल का कहना है कि ये केवल एक हत्या नहीं बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रहे अत्याचार और नरसंहार का प्रमाण है। संगठन ने भारत सरकार से मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करे और वहां के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उसके लिए ठोस नीति भी बनाई जाए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना रोष व्यक्त किया और दुनिया का ध्यान बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की ओर आकर्षित करने का प्रयास भी किया। अन्य देशों में हिंदुस्तान के अलावा जो देश है जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है, वहाँ जिस भाईचारे के आड़ में हमारा हिंदू यहाँ रह रहा है, उन्हें देखना चाहिए। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने किया है। बांग्लादेश में परसों शाम के समय जो घटना हुई है, एक हिंदू गरीब भाई अल्पसंख्यक है वहाँ, उसका नाम था दीपू चंद्र दास, उसकी एक निर्मम हत्या हुई है। उसे पीटा गया भीड़ के द्वारा। उसके बाद जब वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागा, पुलिस कस्टडी में गया, तो वहाँ की पुलिस ने भी उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो सभी शरिया कानून को मानते हैं। उनके लिए कोई संविधान, कोई कानून कुछ नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जिहाद है, मुसलमान है, जो कुछ है। उन्होंने, उस पुलिस ने, वहाँ की पुलिस ने उस दीपू चंद्र दास को उस भीड़ के हवाले कर दिया मरने के लिए, और उस भीड़ ने उसकी जो हत्या की वो हम सभी ने देखी। और ऐसी हजारों हत्याएं होती है। वो तो वहाँ से किसी एक, कह सकते हैं कि एक लकड़ बग्गे ने वीडियो वायरल कर दी जो हम तक पहुँच गई, अन्यथा वहाँ ऐसी हजारों घटनाएं होती हैं। मेरा उन हिंदुओं से निवेदन है जो अभी भी राजनीति चादर उड़ के सो रहे हैं, कांग्रेस की चादर उड़ के सो रहे हैं और भाईचारे की चादर उड़ के सो रहे हैं, उन्हें आंखें खोलने की जरूरत है। अन्य देशों में हिंदुस्तान चमोली जनपद में ऐतिहासिक 24वें बंड विकास मेले का शुभारंभ हो गया है। मेले का उद्घाटन बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने किया है। बंड बुमियाल देवता की पूजा अर्चना के साथ ये मेला भव्य तरीके से शुरू हुआ है। कार्यक्रम में महिला मंगल दल और स्कूली छात्र छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं। मेला 7 दिनों तक चलेगा और इसमें करीब 40 गांव की महिला और युवा मंगल दल सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। मेले में व्यापारिक दुकान लगेंगी और सरकारी स्टॉलों के माध्यम से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ आमजन को मिल रहा है। मेले के संरक्षक अतुल शाह ने बताया कि ये मेला केवल संस्कृति का उत्सव नहीं बल्कि क्षेत्र के चहुमुखी विकास और योजनाओं को धरातल पर उतारने का माध्यम भी है। विधायक लखपत बुटोला ने मेले के संचालक में हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया है। तो ये थी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।